Hello dear students, welcome back to the channel Zach Economics. So today we are going to discuss a topic that is sources of raising finance. अब कोई भी कंपनी को अगर फाइनेंस को जो है वो जनरेट करना है या रेस करना है तो कैसे रेस करेगी। या तो कंपनी जो है वो अपना पैसा यूज़ करेगी, जब वो अपना पैसा यूज़ करेगी दैट इज़ कॉल्ड ओनर्स फंड, ठीक है। और जब कभी कंपनी जो है वो पैसा उधार लेती है या मार्केट से उधार लेती है या लोन लेती है, कमर्शियल बैंक से लेती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है डिबेंचर के फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड बोरोड फंड, ठीक। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ओनर्स फंड के बारे में, ठीक है। तो ओनर्स फंड के अंदर जो कंपनी पैसा जनरेट करती है वो बेसिकली मेजर टाइप्स हैं उसके अंदर। तो वो कैसे कैसे जनरेट करती है विल डिस्कस वन बाय वन। तो कंपनी जो है सबसे पहले जो पैसा जनरेट करेगी वो शेयर इशू करके करती है, ठीक है। अब जो ये शेयर इशू होते हैं ये दो टाइप्स के इशू होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक होता है इक्विटी शेयर और एक आपका होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक। तो पहले तो ये समझ लें शेयर इशू करना क्या होता है या शेयर क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड फॉर एग्जांपल। अभी बोरोड फंड को हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, अभी बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक। पहले हम ओनर्स फंड को स्टडी कर रहे हैं। तो XYZ लिमिटेड यहाँ पे लिखा मैंने, और ये कंपनी जो है ये ₹1 लाख का कैपिटल चाहती है मार्केट से, ठीक। अब कंपनी या तो 1 लाख रुपए उधार ले ले किसी भी बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, ठीक, या फिर जो है वो जनरल पब्लिक से रेस करे। अब जब कंपनी जनरल पब्लिक से रेस करती है तो वो कैसे रेस करती है, वो क्या करती है, वो 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देती है, ठीक है। मान ली उसने 1 लाख रुपए को जो है वो तोड़ दिया और तोड़कर उसको 10,000 पीसेस में बांट दिया, ठीक। और हर पीस की वैल्यू 10 रुपीज़ रख दी। तो अगर आप देखें इसका कैलकुलेशन करें तो यू विल गेट 1 लाख ओनली, ठीक। और ये 10,000 जो शेयर्स बने, ये 10,000 जो टुकड़े बने, इन 10,000 टुकड़ों को मार्केट में स्कैटर कर दिया, ठीक। और लोगों को बता दिया थ्रू प्रॉस्पेक्टस प्रॉस्पेक्टस की हेल्प से बता दिया कि हमें पैसे की ज़रूरत है और आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमने जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो ये कन्वर्जन हुआ, ये स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में जो कन्वर्जन हो गया पूरे 1 लाख रुपए का, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो टुकड़े बन गए, इसका हर एक टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये सब मिलके जो है कैपिटल ऑफ द कंपनी बनेगी, ठीक। अब मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने 10,000 में से 200 टुकड़े खरीद लिए, तो 200 टुकड़े की ओनरशिप किसकी हो गई, मिस्टर एक्स की, ठीक। तो यानी 200 जो है शेयर्स के वो ओनर बन गए कंपनी के अंदर, ठीक। तो जब 200 शेयर्स खरीद लिए तो मिस्टर एक्स देंगे कितने रुपए कंपनी को, मिस्टर एक्स कंपनी को 200 इंटू कितने रुपए का एक शेयर है, 10, यानी इक्वल टू 2,000 रुपीज़ जो है वो मिस्टर एक्स कंपनी को दे देंगे और वो कंपनी के कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ने ओन मनी को स्पेंड किया है या ओन मनी को इन्वेस्ट किया है, इसीलिए इसे हम ओनर्स फंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से किसी ने कुछ लिया होगा शेयर, किसी ने कुछ लिया होगा शेयर, और सारा पैसा जब कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है तो वो कंपनी की कैपिटल बन जाती है। अब क्योंकि वो शेयर्स से डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट से बन रही है, तो दैट इज वाई दिस कैपिटल इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब बांटी हुई कैपिटल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट की हुई कैपिटल। और जो ये सिंगल यूनिट है, एक एक सिंगल यूनिट जो है दैट इज कॉल्ड शेयर। तो शेयर इज नोन एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनर्स कैपिटल, ठीक। तो कंपनी का जो ओनर का कैपिटल होता है, जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी का कैपिटल कितना है, 1 लाख, तो इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज कॉल्ड शेयर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी ये शेयर्स हैं, ये मैंने आपको बताया ये इक्विटी होते हैं या प्रेफरेंस होते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर, इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है, इक्विटी शेयर ये फर्स्ट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस है कंपनी के लिए, ठीक। और प्रेफरेंस शेयर ये सेकंड टाइप है, ऐसे बहुत सारे टाइप हैं, ठीक। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग कि शेयर इशू करके पैसा कमाती है कंपनी, और उसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को आप ऐसे मान ली ये वो लोग हैं जो कंपनी के रियल ओनर्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स, यानी इन्हीं शेयर्स का ये फॉर्म है, ऐसे शेयर्स का फॉर्म है जिसमें
आपको हाईएस्ट रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क बहुत ही हाई है, ठीक है। नंबर 2, आपको भाई रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो प्रॉफिट भी बहुत हाई मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, आपको लॉसेस भी बियर करना पड़ेगा, ठीक है, हाई लॉसेस हो सकते हैं आपको, ठीक है। और जितनी भी एक्सेस अर्निंग होगी कंपनी की, जितनी भी एक्सेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा एक्सेस प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, क्योंकि आप क्या होल्ड करे हो? इक्विटी शेयर। फिर उसके बाद जितना भी जो रिस्क होगा वो भी आप ले रहे हो, प्रॉफिट भी हाई आपको मिलेगा, लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा, एक्सेस भी, और आपको सबसे आखिर में पैसा मिलेगा, ठीक। यानी कंपनी जब सबको पैसा दे देगी तो लास्ट में आपको डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड जो मिलेगा आपको वो लास्ट में मिलेगा, ठीक है। अब डिविडेंड क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके चीज़ें समझेंगे, ठीक। तो इक्विटी शेयर्स के साथ ये सारी चीज़ें हैं। ये मान के चलिए इक्विटी शेयर्स वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर ऐसे हैं जैसे किसी घर के अंदर घर वाले, और प्रेफरेंस शेयर वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर ऐसे हैं जैसे घर के अंदर जो मेहमान आते हैं वो, यानी कंपनी इनको कुछ प्रेफरेंस देती है, यानी कुछ इंपॉर्टेंस देती है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देती है फ्रॉम द इक्विटी वंस, ठीक है। लेकिन इनके साथ अपनी अपनी चीज़ें हैं, ठीक। इनके अपने बेनिफिट्स हैं और इसका अपना बेनिफिट है, ठीक। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट इक्विटी शेयर, ठीक। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर? अब कौन कौन से फीचर? नंबर 1, प्राइमरी रिस्क बियरर, ठीक है। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क रहते हैं, वो प्राइमरी पर्सनस होते हैं जो कंपनी के अंदर रिस्क बियर करते हैं, ठीक है। इसलिए रिस्क बियर करते हैं क्योंकि उनको पेमेंट जो मिलता है, जो पैसा उनको मिलेगा वो सबसे लास्ट में मिलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आई टेल यू विद एग्जांपल, ठीक। मान ली XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक, जिसके शेयर्स जो हैं वो भी किस टाइप के? इक्विटी शेयर्स जो हैं वो मिस्टर एक्स ने परचेज किए हैं। तो मिस्टर एक्स जो है वो इस कंपनी के अंदर XYZ लिमिटेड के अंदर एक तरीके के क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर है। अब पहला फीचर कहता है प्राइमरी रिस्क बियरर। इसका मतलब ये हुआ कि जब XYZ लिमिटेड कंपनी जो है ये प्रॉफिट अर्न करेगी तो क्योंकि इन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो इनको रिटर्न देना पड़ेगा, XYZ लिमिटेड इनको कुछ रिटर्न देगी, ठीक। अब मान ली कंपनी ने 10,000 प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जांपल, तो ये प्रॉफिट से कंपनी जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सबसे पहले कंपनी जो है वो कुछ पैसा अपने पास रखेगी रिजर्व के तौर पे, ठीक। फिर कुछ पैसा जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी जिनके पास प्रेफरेंस है। फिर कुछ पैसा जो है वो लोन में चुकाएगी। फिर उसके बाद आखिर में जो पैसा बचेगा लास्ट में, वो लास्ट पैसा अगर बच गया तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा जो कि मिस्टर एक्स है। सिंपल सी बात। तो सबसे ज़्यादा रिस्क कौन बियर कर रहा है? मिस्टर एक्स। और अगर लास्ट में अर्निंग बची तो ही मिस्टर एक्स को मिलेगी, और अगर नहीं बची, लॉस हुआ, तो कंपनी लॉस दिखाएगी और मिस्टर एक्स को लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट फीचर, प्राइमरी रिस्क बियरर। सेकेंड फीचर, क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो बची हुई इनकम है, जितनी भी इनकम बच गई, कंपनी के पास जो पैसा बच गया, लोन का पैसा देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर वालों को देने के बाद, रिजर्व का पैसा देने के बाद, जो भी पैसा कंपनी के बाद लास्ट में बचा, उस पूरी की पूरी बची हुई इनकम पर जो पूरा का पूरा अथॉरिटी है वो किसकी है? वो अथॉरिटी है इक्विटी शेयर होल्डर की। तो लेफ्ट ओवर इनकम के ऊपर, कंपनी के अंदर जो लेफ्ट ओवर पैसा है उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स की अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट वन, बेसिस फॉर लोन। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये एक तरीके से बेसिस फॉर लोन भी होता है। रीज़न बीइंग, जिस कंपनी का जितना ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब क्या हुआ कि जितना आपके पास रेजिडुअल इनकम ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा आपके कंपनी में लोग रिस्क लेने को रेडी हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पर जो बाहर के आउटसाइडर्स हैं, ठीक, जिनसे लोन मिल सकता है या जो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, दे विल ईजिली प्रोवाइड द फाइनेंस। रीज़न बीइंग कि आपकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल अवेलेबल है, यानी आपकी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है,
इसीलिए ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आपके यहाँ। ठीक भाई, इक्विटी शेयर होल्डर क्यों इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जितना भी पैसा बच गया, प्रॉफिट का पार्ट जो भी बच गया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू एवरी पर्सन, वो सारा का सारा पैसा मेरा है। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, और जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उसकी रीपेइंग कैपेसिटी भी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत सी बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं जो उनको लोन दे देती हैं ईजिली। नेक्स्ट इज कंट्रोल। अब क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो उनका कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर। जितने भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो वोटिंग राइट्स होती हैं, वो सब उनको दी जाती है। अलग अलग जो कंपनी के अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हायर प्रॉफिट। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे हाईएस्ट रिस्क बियरर होते हैं, इसीलिए उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो भी हाई होता है। भाई, जो लोन का पैसा जिनको लोन देना है उनके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स्ड है, उनको लोन का इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना है, उनको भी दे दिया। ठीक है, अब सर ये बार बार आप डिविडेंड डिविडेंड कह रहे हैं, डिविडेंड क्या होता है? देखिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ऐसा प्रॉफिट जिसको हम शेयर होल्डर्स को बांट सकते हैं। तो वो कंपनी जो पैसा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, डेट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो जितना इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो रिस्क लेता है, उतना ही ज़्यादा उनको हाई प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्री एम्पिटिव राइट। इसका मतलब क्या होता है? प्री एम्पिटिव राइट का मतलब, जैसे मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कंपनी हमारी XYZ लिमिटेड। ठीक, अब XYZ लिमिटेड कंपनी ने कभी सोचा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो उसने एक न्यू इशू किया। न्यू इशू मतलब नए सिरे से पैसा मार्केट से उठाने की कोशिश की, यानी उसने प्रॉस्पेक्टस इशू किया। तो वो जो न्यू इशू होगा उसकी पहली, जो सबसे पहला वो न्यू इशू जिसको जाएगा, वो न्यू इशू जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं शेयर्स खरीदने में, इन्वेस्ट करने में फर्दर कंपनी में, तो जो है वो उसको कर सकते हैं इन्वेस्ट। ठीक, उसके बाद ही ये शेयर, जब इक्विटी शेयर होल्डर इसको लेंगे या नहीं लेंगे वो डिसाइड हो जाएगा, तब ये जो बच गया इसमें से, न्यू इशू में से जो पैसा बच जाएगा, या जो कंपनी को जो है कंपनी के शेयर्स बच जाएंगे, वो कंपनी के शेयर फर्दर जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, कोई भी अगर नया इशू कंपनी निकालती है, नए तरीके से शेयर इशू करती है, तो पहले किसको प्रायोरिटी देगी? पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी देगी, उसके बाद जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्री एम्पिटिव राइट। नाउ नेक्स्ट इज परमानेंट कैपिटल आफ्टर प्री एम्पिटिव राइट। परमानेंट कैपिटल मतलब ये होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो परमानेंट फंड प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। यानी जो कैपिटल आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स ने डाल दी, वो कैपिटल अब परमानेंट रहेगी बिजनेस के अंदर। ठीक, वो कैपिटल जो है वो हटेगी नहीं वहाँ से। अच्छा, और साथ साथ ये भी रहता है कि कंपनी जो है कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं करती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कहती है कि आप अपने रिस्क पे पैसा इन्वेस्ट करिए, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे तो आप, क्योंकि कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर रहेंगे, यू आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और साथ साथ अगर पैसा डूबेगा कंपनी का, तो आप सबका पैसा भी डूब जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं इक्विटी शेयर्स के। ठीक है, so this is whole of the concept about equity shares. Now next is preference share type. तो एक तो पैसा कंपनी ओनर्स फंड के फॉर्म में इक्विटी टाइप से उठाती है। नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर टाइप से। प्रेफरेंस शेयर का टाइप का मतलब ये है कि वो शेयर जिनके ऊपर कंपनी जो है वो एक स्पेशल राइट देती है। ठीक, वो ये राइट देती है कि आपको हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न देंगे। ठीक है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट करोड़ का हो चाहे लैक्स का हो, हम आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न देंगे। ज़्यादा प्रॉफिट या कम प्रॉफिट से आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी ये कहती है कि आपको जो है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं मिलने का मतलब ये है कि जो भी आपका पैसा है वो, कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, मतलब कि वो पैसा अगर डूब गया, जैसे इक्विटी का पैसा डूब गया है, अगर आपका भी पैसा डूब गया तो वो कंपनी उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी
नहीं लेगी, क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर हैं, आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपको ये रहेगा कि आपके पैसे पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि कंपनी आपको स्पेशल प्रेफरेंस दे रही है, यानी आपको पैसा बाकी इक्विटी से पहले मिलेगा आपको पैसा, ठीक। बाद में जो पैसा बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हैं किसके साथ एसोसिएटेड, प्रेफरेंस शेयर। नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब पहला फीचर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब इक्विटी वाला तरीका नहीं है, इक्विटी वाला फंडा नहीं है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता था, जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको अनलिमिटेड डिविडेंड मिल सकता है। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, सबको देने के बाद पैसा बच गया, तो वो सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन प्रेफरेंस के साथ ये केस नहीं। प्रेफरेंस का मतलब अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसको जो है सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। यानी उतना ही मिले। जैसे मान ली उसको हमने कह दिया था कि 10% आपको रिटर्न मिलेगा जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर उसको 10% रिटर्न मिलेगा, चाहे कंपनी को करोड़ ऑफ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। नंबर 2, नो सिक्योरिटी। मतलब कंपनी कोई भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं देती प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर जो है, प्रेफरेंस शेयर इशू किए कंपनी ने, वो एज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड कैपिटल ही होता है। अगर मान ली कल को कंपनी डूब जाती है, तो आपने अगर प्रेफरेंस शेयर के थ्रू क्या पैसा इन्वेस्ट किया है, तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर वो डूबी कंपनी तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर क्या था, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट देती है कंपनी, ठीक है, कि आप कंपनी के डायरेक्टर्स बनाने में वोट कर सकते हो, ठीक है। आप कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो, सारे जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो मैनेज कर सकते हो। ये राइट्स प्रेफरेंस को नहीं दी जाती हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई भी तरीके की वोटिंग राइट नहीं है, ठीक। उनके साथ जनरल कंडीशंस रहती हैं, ठीक। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो वोटिंग राइट तभी पा सकते हैं जब उनको 2 साल तक, मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा साल तक उनको कोई भी डिविडेंड ना मिला हो, ठीक। मान लिया किसी पर्सन ने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, अब उसको जो है डिविडेंड मिल ही नहीं रहा है। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसको मिल ही नहीं रहा है, रिटर्न्स उसको मिल ही नहीं रहे हैं, 2 साल तक पैसे ही नहीं मिला कंपनी से। तो अब उसको 2 या 2 से ज़्यादा साल तक वो पैसे ना मिले, तो कंपनी क्या करती है, उसको वोटिंग राइट का स्पेशल स्टेटस दे देती है। किसको? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। नेक्स्ट, हाइब्रिड सिक्योरिटी। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको हम हाइब्रिड सिक्योरिटी कहते हैं। इसलिए हाइब्रिड कहते हैं, आपको मैं रीज़न देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास मिस्टर एक्स हैं, इनके पास प्रेफरेंस शेयर है मान लीजिए, ठीक। इनके पास 100 शेयर हैं प्रेफरेंस एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक। तो इसका मतलब इन्होंने कंपनी में कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर के मालिक हैं कंपनी के अंदर, ठीक। अब क्या होगा, इनका जो ये शेयर्स हैं, ये 100 शेयर जो हैं ये हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर इक्विटी के भी हैं और कुछ फीचर लोन के हैं। मतलब क्या हुआ, लोन मतलब क्या, डिबेंचर जिसे हम कहते हैं। अब क्या फीचर है, जैसे मान लिया अगर कंपनी ने लोन लिया, तो लोन लेने वाले पर्सन को कंपनी हमेशा क्या देगी, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी क्या देती है कंपनी, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और इक्विटी का क्या फीचर है, इक्विटी का ये फीचर है, इक्विटी का फीचर है कि जैसे कंपनी जब प्रॉफिट होता है तभी डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी, तभी जो है इनको रिटर्न्स देगी। तो इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, इनको तभी पैसा मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। अगर कंपनी ने लॉस अर्न किया तो कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है ऐसी कि वो प्रेफरेंस वालों को प्रॉफिट ही दे या उनको रिटर्न्स दे ही। कंपनी की मर्जी है, चाहे तो दे सकती है और चाहे तो ना दे, ठीक। तो प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी तभी इनको रिटर्न मिले। तो इसीलिए इनको हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, क्योंकि इसके अंदर इक्विटी का भी कुछ फीचर होता है और कुछ डिबेंचर यानी लोन जो होता है उसका भी कुछ फीचर होता है, ओके। तो ये हो गया हाइब्रिड सिक्योरिटी फीचर। अब नेक्स्ट है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हेल्प्स टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। क्यों? क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर, जो कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी जिनको डर होता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, या कोई भी ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जिनको ये रहता है कि मुझे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स चाहिए,
तो वो ज़्यादातर जो है प्रेफरेंस शेयर में ही इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए कंपनी के अंदर ज़्यादातर जो कैपिटल होती है, कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है, वो प्रेफरेंस शेयर से बनी होती है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को अट्रैक्ट करता है, इसलिए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर क्या है, देयर इज़ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो जब फिक्स्ड है तो हर कोई चाहता है कि भैया इन्वेस्ट कर दो, फिर टेंशन फ्री हो जाओ, जो भी हो कंपनी फिक्स्ड अमाउंट 10% का रिटर्न तो देगी, भले ही प्रॉफिट ज़्यादा हो या प्रॉफिट कम हो, ठीक। लेकिन अगर प्रॉफिट ना हो तो कंपनी लायबल नहीं है देने के लिए कोई भी तरीके का डिविडेंड, मतलब कुछ भी रिटर्न देने के लिए। नो फिक्स लायबिलिटी, अगला वही पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कोई भी फिक्स लायबिलिटी नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर को पैसा दे ही। अगर कंपनी चाहे तो रिटर्न प्रॉफिट ना होने के बाद भी रिटर्न्स दे सकती है, ठीक, डिविडेंड दे सकती है, और चाहे तो नहीं भी दे सकती है। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी फॉर द कंपनी। तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके, प्रेफरेंस शेयर्स के। तो 2 टाइप्स आपने पढ़ लिए। तो आपने ये जान लिया जो कंपनी होती है वो पैसा शेयर इशू करके, सोर्स एक सोर्स कंपनी का ये है कि पैसा शेयर इशू करके उठा सकती है। अब शेयर चाहे तो कंपनी इक्विटी फॉर्म में इशू कर सकती है या कंपनी प्रेफरेंस शेयर बना सकती है, ठीक है। अब अगर इक्विटी में करती है तो ये रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, इनको सबसे बाद में पैसा मिलना है, सबसे ज़्यादा रिस्क इनको लेना है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस भी बियर करना है, सारी चीज़ें हैं। प्रेफरेंस शेयर अगर बनाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाती है कंपनी किसी को, तो अगर वो प्रेफरेंस शेयर लेता है तो वो कंपनी के अंदर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पाएगा, ठीक। फिर उसके बाद उसको वोटिंग राइट नहीं दी जाती है, ठीक है। और उसको जो है वो एक तरीके की हाइब्रिड सिक्योरिटी डील लिए होता है जो प्रेफरेंस शेयर ओनर होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2 आपने पढ़ लिए, एक तो इक्विटी शेयर हो गया, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तीसरा एक और टाइप होता है पैसा जनरेट करने का, जो इंटरनल सोर्स कहा जाता है कंपनी का। और इंटरनल सोर्स से मेरा मतलब है कि वो होते हैं कंपनी के रिजर्व्स। रिजर्व्स को आप एक और नाम से जानते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब बची हुई, रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग कंपनी की, ठीक। इसी तरीके से एक और नाम से जानते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, आई विल गिव यू एग्जांपल। मान लीजिए कोई कंपनी है ZAK लिमिटेड। इस ZAK लिमिटेड कंपनी ने 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाया इन द ईयर 2019 एंड 20। 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अब प्रॉफिट जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, ठीक। तो 50,000 में से उसने 20,000 रुपये किसको दे दिए, प्रेफरेंस वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए डिविडेंड के फॉर्म में, ठीक। ये डिविडेंड हो गया किसका, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड। 10,000 रुपये इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दिए। इंटरेस्ट मतलब जिनसे लोन लिया था उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना था, ठीक। तो ये इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट है, लोन। और लोन लेके पैसा लेके ये कौन सा फॉर्म होता है, ये बोरोड फंड होता है हमारा। तो ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग फिर से। तो लोन पे इंटरेस्ट दे दिया तो 30,000 तो ये यूज़ हो गया। अब कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा कंपनी अपने पास रखती है बुरे वक्त के लिए। मान ली कंपनी ने 10,000 रुपया बुरे वक्त के लिए अपने पास रख लिया, ठीक। अब ये जो पैसा बुरे वक्त के लिए कंपनी रखती है या अपने पास रखती है फर्दर ग्रोथ या एक्सपेंशन करने के लिए अपना कंपनी का, इसे ही हम कहते हैं कौन सी अर्निंग, कंपनी की बची हुई अर्निंग, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट, या ऐसा प्रॉफिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये कंपनी अपने पास रखती है अलग। तो एक तरीके से मान लीजिए ये कंपनी का जो है वो गुल्लक है। कंपनी उस गुल्लक के अंदर कुछ पैसा डाल रही है, कितना डाल दिया उसने, 10,000 रुपये। तो ये कंपनी का अपना पैसा होता है। इसी को हम कहते हैं कंपनी के कौन से फंड्स, इंटरनल फंड, यानी अपना पैसा जो कंपनी अलग रख देती है, ठीक है। और बचा कितना, 30 और 10 40 हो गया, बचा कितना, 10,000। और सबसे आखिर में पैसा किनको मिलता है आप जानते हैं, वो है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उनको डिविडेंड कंपनी दे देगी। डिविडेंड मतलब वो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट करती कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूट किसको किया, प्रेफरेंस को 20,000, इंटरेस्ट दिया 10,000, 10,000 इक्विटी दे दिया, तो बचा कितना, 10,000। ये कंपनी रिटेन्ड अर्निंग रखती है, ये भी एक तरीके की सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कंपनी के लिए, ठीक। अब लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट। तो पहला है क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी।
अब रिटेन अर्निंग जो होता है, जैसे मान लीजिए ये एक तरीके का आपका क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी होता है। क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि आपके मान लिए बिजनेस में कभी भी कोई एडवर्सिटी आ गई, ठीक, या कोई हिंड्रेंस आ गई, या आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उस वक्त ये पैसा एज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन एक्ट करता है, ठीक। या आपको ये बचा हुआ रिटेन पैसा जो होता है, जो रखे रहते हैं आप अलग से, पार्ट ऑफ प्रॉफिट को अलग से रखते हैं, उसको कंपनी यूज़ करती है, ठीक। जैसे मान लिया आपको कहीं और से पैसा नहीं मिल रहा है, आपको इक्विटी शेयर से भी पैसा नहीं मिल रहा है, प्रेफरेंस से भी नहीं मिल रहा है, आपको जो है वो लोन भी नहीं मिल रहा है मार्केट से, तो आप क्या करते हो, अपना बचा हुआ पैसा जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग है उसको इस्तेमाल करते हो आप, और वो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। अब मान लीजिए कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक, कोई इनोवेशन करना है, ठीक, तो उसमें रिस्क लेगी कंपनी। अब जो वो रिस्क लेती है कंपनी, तो वो क्या करती है, वो ओनर्स फंड से रिस्क लेती है, लेकिन ओनर्स फंड के अंदर कहाँ से रिस्क लेती है, वो रिटेन्ड प्रॉफिट में से, ठीक। इसलिए क्योंकि रिटेन प्रॉफिट ऐसा पैसा है जो कंपनी का खुद का है, जो कंपनी ने अलग गुल्लक में डाल के रखा था, वहाँ से निकालेगी कंपनी और उस पर रिस्क लेगी अलग नए प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मतलब ये हुआ कभी कभी कंपनी जो है, जो रिटेन प्रॉफिट होती है कंपनी की, उसको यूज़ करती है कंपनी को मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करने के लिए। अब मान लीजिए कि आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तो सिंपल सी बात है, जो गुल्लक में पैसा आप रख रहे हैं अलग से निकाल कर, वही पैसा तो यूज़ करोगे आप, सिंपल सी बात। नेक्स्ट इज कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो बचा हुआ पैसा है, रिटेन्ड अर्निंग है, आप अगर चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर कैपिटल के अंदर। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके शेयर कैपिटल जो जो भी पर्सन आपके यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, आप उनको कुछ बोनस देना चाहते हो कि ठीक है, जितना आपको अर्निंग हो रही है उसके ऊपर में कुछ बोनस इशू करना है, तो कंपनी उससे बोनस शेयर इशू करती है। मतलब कंपनी कहती है कि ये जो बचा हुआ पैसा है ये भी हम आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इनको शेयर्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी आपको हम फ्री की ओनरशिप कंपनी के अंदर दे रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक। नेक्स्ट इज मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, ठीक। अब रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि आपका अपना पैसा है, गुल्लक में रखा हुआ पैसा, रिजर्व है आपका, ठीक, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर और डिपेंडेबल फाइनेंस है, ठीक है। आप जब मर्जी चाहे वो पैसे को यूज़ कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट इज नो इंटरफियरेंस। अब मान लीजिए कि जो है, अब मान लीजिए ठीक, नो इंटरफेरेंस मतलब कि आपने रिटेन अर्निंग की, कुछ पैसा अपने पास सेव किया, तो उस पैसे के ऊपर कोई रिस्क नहीं है। जैसे अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का अगर आपने पैसा ले रखा है, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कंपनी के ऊपर, दैट यू हैव टू पे देम डिविडेंड। प्रेफरेंस को है तो भी डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना है। अगर आपने लोन ले रखा है, बोरोड पैसा किया है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। सो इन एवरी केस देर इज रिस्क। लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग है, बचा हुआ प्रॉफिट जो आपने अलग रख रखा है, गुल्लक के अंदर पैसा डाल रखा है फॉर एग्जांपल, वो पैसे के ऊपर देर इज़ नो रिस्क, ठीक। कोई किसी का कंट्रोल नहीं, सारा कंट्रोल कंपनी का है। कंपनी का जैसे दिल चाहे वो पैसा यूज़ करे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 10,000 रुपये कंपनी ने रिटेन प्रॉफिट में डाले थे, वो कंपनी के अपने हैं। ओके, सो दिस इज द 3 पॉइंट्स आई हैव, 3 सोर्सेज आई हैव डिस्कस्ड अंडर द ओनर्स फंड। सो लेट मी सम अप फ्रॉम दिस डायग्राम। तो एज यू कैन सी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है, ठीक। ओनर्स फंड होता है और बोरोड फंड होता है। ओनर्स फंड के अंदर 3 सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए। इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा जनरेट होता है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, और रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू, ठीक। ये 3 वेज हैं अभी तक जो हमने पढ़े, जिसके अंदर कंपनी अपना पैसा जनरेट कर सकती है। अब इसके आगे GDR, ADR, IDR, दैट वी विल डिस्कस लेटर। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो. Any problem you can ask me on the WhatsApp group or comment it down below. Thank you, students.